सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। हम इस चैनल पर पीजीटी की तैयारी करवा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पीजीटी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले वर्षों में उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो पीजीटी का 2011 का पेपर है। ठीक है, 2011 के पेपर को हम आज सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है तेल उत्पादन के पौधों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आपको बताना तेल उत्पादन अगर करने के लिए फसलें लगा रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक कौन सा तत्व माना जाता है? नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम या जिंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी तेल उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है? सल्फर होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पौधों को जिन दो तत्वों की अधिकतम उत्पादकता होती है वह है नाइट्रोजन और उसके साथ आपको बताना है क्या। पहला ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा है जिंक, तीसरा है कॉपर, चौथा ऑप्शन है सल्फर। ठीक है, तो पौधों को जिन दो तत्वों की अधिकतम आवश्यकता होती है वह नाइट्रोजन के साथ एक और दूसरा कौन सा हो सकता है? तो दूसरा होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम। और जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो 3 होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास होता है। ये 3 पोषक तत्व जो होते हैं मुख्य पोषक तत्व माने जाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जिंक का सबसे अधिक प्रचलित उर्वरक का प्रकार है। ठीक है, जिंक केलेट, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट या जिंक राख। इन चारों में से बताइए जिंक का सबसे अधिक प्रचलित उर्वरक का प्रकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जिंक ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड के अंदर 70 से 80% जिंक की मात्रा होती है, ये भी आप याद रखेंगे। और जिंक विभिन्न प्रकार में जिंक ऑक्साइड जिंक का सबसे प्रचलित उर्वरक होता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हरी खाद का उपयोग अधिकतम किसके स्रोत के रूप में किया जाता है? जिंक के रूप में, कार्बन के रूप में, फास्फोरस के रूप में या नाइट्रोजन के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी वाला, फास्फोरस के रूप में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है केन अम्ल बनाने वाला उर्वरक नहीं है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है यही आपको बताना है। पहला ऑप्शन अमोनियम, दूसरा है नाइट्रेट, तीसरा है कैल्शियम, चौथा ऑप्शन है दाने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि केन अम्ल बनाने वाले उर्वरक नहीं है क्योंकि इसके अंदर नाइट्रेट होता है। क्या होता है? नाइट्रेट होता है। बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकीय खेती की फसल है धान, गेहूं, मक्का या गन्ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गेहूं। वर्तमान समय में भारत में गेहूं की खेती सबसे अधिक प्रचलित यांत्रिक विधि से की जाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है तवाकारी हल का घुमाव कोण कितना होता है? 0 डिग्री, 15 डिग्री, 25 डिग्री या 45 डिग्री। हल एक प्रकार का कृषि कार्य वाला यंत्र है जो कि जमीन की जुताई के काम में आता है। इसकी सहायता से बीज बोने से पहले जमीन की आवश्यक तैयारी की जाती है। ठीक है, और तवाकारी की हल के बारे में बता दें, तवाकारी जो हल का घुमाव कोण होता है वो होता है 45 डिग्री, यानी कि डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? मायोर्स के द्वारा, डॉक्टर G.H. सल के द्वारा, मेयर द्वारा या डॉक्टर लाल द्वारा। ठीक है, बरसात के पानी को किसी विशेष माध्यम से जमा करना या इकट्ठा करना, ठीक है, या इकट्ठा करने की विधि को क्या कहते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। तो वाटर हार्वेस्टिंग शब्द सबसे पहले किसने दिया था? मेयर ने दिया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 करा जल के समान अणुओं के बीच कार्यरत बल कहलाता है
ससंजक कहलाता है, असंजक बल कहलाता है, या ससंजक बल तथा असंजक बल कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला असंजक बल कहलाता है। ठीक है, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पूर्ण रूप से आवेशित बैटरी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 0.95, 1.10 या 1.28 या 1.38। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1.10 आवेशित बैटरी का अपेक्षित घनत्व होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है धान के थ्रेसर में गहाई करने वाला ड्रम का प्रकार होता है? खूंटी प्रकार, छड़ प्रकार, हथौड़ा मिल प्रकार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि धान के थ्रेसर की गहाई मापने वाला ड्रम छड़ के प्रकार का होता है। किस प्रकार के? छड़ के प्रकार का होता है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ड्रिप सिंचाई में भारत का अग्रिम प्रदेश कौन सा है? महाराष्ट्र है, पंजाब है, या उत्तर प्रदेश है, या हरियाणा है। तो ड्रिप सिंचाई में यहाँ पर राजस्थान होता तो वो सही हो जाता, लेकिन राजस्थान नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हो जाएगा हरियाणा, यानी कि डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भूमि की नमी का मापन किसके द्वारा किया जाता है? हाइग्रोमीटर से, पोटोमीटर से, टेंसियोमीटर से, या थर्मामीटर से। तो बहुत ही ईजी, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि भूमि की नमी का मापन किससे किया जाता है? टेंसियोमीटर से करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है रीपर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? फसल कटाई में, फसल कटाई व गहाई में, बीज बुआई में, या उपरोक्त सभी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फसल की कटाई भी करता है और फसल की गहाई भी करता है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है डिस्क हैरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? घुमाव कोण, डिस्क कोण, गैंग कोण, या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डिस्क कोण, बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के सबसे अधिक सिंचित प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, या पंजाब। तो सबसे ज़्यादा भारत में सिंचित प्रदेश कौन सा हो जाएगा? पंजाब, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है भूमि शक्ति का निर्धारण किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? पेनेट्रोमीटर, माइक्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, या डायनेमोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पेनेट्रोमीटर। इसको कह सकते हैं कि पेनेट्रोमीटर यानी कि भूमि शक्ति का निर्धारण पेनेट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग भू वैज्ञानिक मृदा में नमी की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, जबकि हाइड्रोमीटर जो होता है वो तरल पदार्थों का विशिष्ट घनत्व मापा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ड्रिप सिंचाई अवधारणा किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की? अल्बर्ट मेयर ने, सिमचा ब्लास ने, राजा राम ने, या फ्लास्क ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का, यानी कि सिमचा ब्लास ने। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इनमें से कौन सी गाय की द्विकाजी नस्ल है? केनकथा, हरियाणा, खिलारी, या राठ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि द्विकाजी नस्ल, यानी कि दूध देने वाली और बोझा ढोने वाली दोनों प्रकार के काम में ला सकते हैं, तो हरियाणवी नस्ल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है भेड़ की किस नस्ल द्वारा रेशा दिया जाता है? मारवाड़ी, बीकानेरी, माड़िया, या बंदूर। तो भेड़ की किस नस्ल द्वारा रेशा दिया जाता है? तो हो गया इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बीकानेरी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला बीकानेरी। भारत में भेड़ों की लगभग 26 नस्लें पाई जाती हैं। ठीक है, ये भी आप बात याद रखेंगे कि भारत के अंदर भेड़ की 26 नस्लें पाई जाती हैं। भेड़ की सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली जो नस्ल है उसको मेरिनो के नाम से जाना जाता है, जिसका उत्पत्ति स्थान स्पेन है। ठीक है, जबकि बीकानेरी हो गया, चोकला, भांगरा, दानपुरी, मारवाड़ी आदि इस प्रकार की जो नस्लें होती हैं ये भारत में आसानी से पाली जा सकती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं
21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बकरी की कौन सी नस्ल मांस के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है? ब्लैक बंगाल, बर्बरी, मारवाड़ी या जमुनापारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ब्लैक बंगाल, ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बकरी को निर्धनों की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। बकरी का मांस स्वादिष्ट और पुष्टकारी होता है। भारत में सर्वाधिक बकरी कहाँ पर पाई जाती है, ये भी आप याद रखना है। राजस्थान के अंदर भारत में सर्वाधिक बकरी पाई जाती है। बकरी की ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध प्रजाति पाशमीना होती है, ठीक है। जबकि ब्लैक बंगाल, कश्मीरी, सिरोही और भालावरी प्रमुख मांस उत्पादन के लिए भारतीय नस्लें हैं, ठीक है। ये आप याद रखें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भोटिया किस जाति की नस्ल है? गाय की, खच्चर की, घोड़ा की, बकरी की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोटिया जो नस्ल है ये खच्चर की है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है? सोमेटिक कोशिका में, जर्म कोशिका में, गुणसूत्री कोशिका में या इनमें से कोई नहीं। तो समसूत्री विभाजन किस कोशिका में होता है भाई? तो ये जर्म कोशिका में होता है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अलग अलग नस्ल के पौधों ले लीजिए या जंतुओं के प्रजनन के लिए मिलाना संकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न संतान को संकर कहते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है अलग अलग नस्लों का आपस में प्रजनन के लिए मिलाना क्या कहलाता है? अंतः प्रजनन, संकरण कहलाता है, बहिसंकरण कहलाता है या बैक संकरण कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला, ठीक है, अंतः संकरण कहलाता है। ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अच्छी साइलेज में नमी की प्रतिशत कितनी होनी चाहिए? 30 से 40%, 40 से 50%, 50 से 60% या 60 से 70%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 50 से 60%। सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है पशुओं के शरीर में कैल्शियम की मात्रा कितने प्रतिशत पाई जाती है? 1.3%, 2 से 3%, 3.3% या 4.3%। तो कैल्शियम की बात करें यानी कि कैल्शियम जीवों की हड्डियों के विकास के लिए एक आवश्यक तत्व माना जाता है। इसकी कमी से हड्डियों से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सामान्यतः बता रहे हैं जानवरों में कैल्शियम की मात्रा उनके शरीर भार के लगभग 3.5% के आसपास होना चाहिए। 3 आसपास के प्रतिशत के होना चाहिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सॉरी दोस्तों ये नहीं रहेगा, 3.5% के आसपास होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.3, ठीक है, यानी कि सी वाला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि गाय के दूध में कैसीन की मात्रा होती है, ठीक है। आपको बताना है गाय के दूध में कैसीन की मात्रा कितनी % होती है? 2.5%, 3%, 3.2% या 3.5%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि गाय के दूध में कैसीन की मात्रा 2.5% पाई जाती है, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारत में वार्षिक दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 17 मिलियन टन, 110 मिलियन टन, 200 मिलियन टन, 250 मिलियन टन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 110 मिलियन टन भारत में वार्षिक दुग्ध उत्पादन होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन पानी में घुलनशील है। इसमें से बताना है कौन सी प्रोटीन पानी में घुलनशील होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेलेंस या प्रोमेलिन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि एल्ब्यूमिन, ठीक है, यानी कि ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है गाय के दुग्ध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? बहुत बार एग्जामों में रिपीट होता है, पूछता है क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है 1.028, दूसरा 1.030, तीसरा ऑप्शन है 1.031, चौथा ऑप्शन है 1.045। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1.030,
ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है दुग्ध की तुलना में खीस में लोहे की मात्रा कितनी होती है? 10 गुना अधिक, 15 गुना अधिक, 17 गुना अधिक या 20 गुना अधिक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 17 गुना अधिक। ठीक है, 17 गुना नहीं, 10 से लेके 17 गुना अधिक होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 गुना अधिक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पर। क्वेश्चन नंबर 32 कर रहा है गाय में मुख्य रूप से बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन ई की कमी से, विटामिन ए की कमी से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पशुओं में जो बांझपन होता है तो विटामिन ई की कमी से होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है प्लाज्मा बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की, केवल प्रोटीन की? तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल की। चौथा ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी वाला, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स की प्लाज्मा बनी होती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है राइबोसोम बना होता है डीएनए और तथा प्रोटीन का, केवल डीएनए का? तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन तथा आरएनए का। चौथा ऑप्शन है आरएनए तथा डीएनए का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि राइबोसोम जो बना होता है प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? डी बेरी ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, आल्टमैन ने या रॉबर्ट हुक ने? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला, आल्टमैन ने की थी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम रिचर्ड आल्टमैन ने कब खोजा था? 1894 में ईस्वी में सेल्स के अंदर देखा तथा इसका नाम बायोप्लास्ट रखा। उसके बाद क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। यह दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इसकी संस्था विभिन्न जंतुओं में 5 लाख तक हो सकती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वात रंध्र के क्या कार्य हैं? कीटाणुओं की सुरक्षा, वायुमंडल में नमी के अवशोषण, तीसरा ऑप्शन वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला, वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान करना, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 नंबर कह रहा है मूसला जड़ किस प्रकार के पौधों में पाई जाती है? एक बीजपत्री पौधे में, द्विबीजपत्री पौधे में, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मूसला जड़ द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है द्वितीयक वृद्धि अधिकतर किन पौधों में पाई जाती है? एक बीजपत्री पौधे में, द्विबीजपत्री पौधे में, या एक बीजपत्री द्विबीजपत्री दोनों में, या ब्रायोफाइट पौधे में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का यानी कि बी वाला, द्विबीजपत्री पौधों में। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। इनके अन्य प्रमुख विशेषताएं यह है कि इनके पुष्पों के 4 तथा 5 पूर्णांक पाए जाते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग का प्रकाश से अधिक होता है? हरा से, पीला से, लाल से, या नारंगी से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि लाल। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाशानुवर्तन से संबंधित है? एथेनॉल, साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन या जिब्रेलिक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑक्सीजन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया का आकार होता है गोलाकार, लंबवत, पंचभुज या बहुभुज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए वाला, गोलाकार। क्वेश्चन नंबर 42 पर निम्नलिखित में से ऑर्गेनेल्स में से कौन सा सबसे अधिक संख्या में एक कोशिका के अंदर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला, न्यूक्लियस। ठीक है, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है भारत में पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष जारी किया गया था?
1974 में, 1981 में, 1986 में, 1991 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1986 में। पर्यावरण सुरक्षा यानी कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या मई 1986 में लागू किया गया था। यह एक विस्तृत अधिनियम है जो समस्त पर्यावरणीय विषयों को अध्ययन के रूप में पारित किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित में से किस यौगिक में सबसे अधिक मात्रा में फ्री एनर्जी पाई जाती है। पहला ऑप्शन है एडेनासीन 5 ट्राईफास्फेट। बी वाला ऑप्शन है फास्फोइनोल पायरुवेट। तीसरा ऑप्शन है 5 AMP। चौथा ऑप्शन है 3 फास्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला फास्फोइनॉल पायरुवेट, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कपास में प्रजनक बीज के उत्पादन में पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए। 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर या 75 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 50 मीटर। बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, चलिए ठीक है 50 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है बीजों में भौतिक परिवर्तन कब होता है। बीज बोआई के समय, बीज भंडारण के समय, ऑक्सीजन वितरण के समय या बोआई और भंडारण दोनों के समय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बीजों के भौतिक परिवर्तन कब होता है, बीज बोआई के समय होता है, यानी ए वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है बीज बोराबंदी के लाभ क्या है। उठाने रखने में आसानी, पहचान करने में, निश्चित भार में या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है पौधों में जल की हानि होती है रंध्रों, कोशिकाओं की कोशिका भीति से। दूसरा रंध्रों तथा जल रंध्रों से। तीसरा ऑप्शन है रंध्रों तथा पर्णमोद्गत कोशिकाओं या कोशिका भीति तथा जल रंध्रों से। चौथा ऑप्शन है पर्णम घोतक या कोशिकाओं की कोशिका भीति तथा जल रंध्रों से। तो इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा यानी कि सी वाला रंध्रों तथा परिणाम घोतक कोशिकाओं की कोशिका भीति तथा जल रंध्रों द्वारा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 कर रहा है पौधों में रंध्र के बाद होने वाले सहायक हार्मोन कौन से हैं। काइटिन है या अवशेषिक एसिड है या IAA है या एथिलीन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अवशेषिक एसिड। बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में जल का निष्क्रिय अवशोषण मुख्य रूप से होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन अभिकर्मण के कारण। दूसरा है मूल दाब के कारण। तीसरा स्फीति दाब के कारण। चौथा ऑप्शन है कोशिका उपापचय के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि वाष्पोत्सर्जन अभिकर्मण के कारण। ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर किससे संबंधित है। प्रकाश तापमान वायु से, प्रकाश तापमान से, मृदा तापमान से या चौथा ऑप्शन है प्रकाश तापमान वायु तथा वायुमंडलीय आर्द्रता पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि प्रकाश तापमान वायु तथा वायुमंडल आर्द्रता पर वाष्पोत्सर्जन दर से संबंधित है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है सूखे बीज को पानी में भिगोने पर फूलने का कारण क्या है। अवशोषण है, विगलन है, एम्पिवेशन है या एडर्जोप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि एम्पिवेशन है। ठीक है, सी वाला एम्पिवेशन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है वाट निरपेक्ष श्वसन सामान्यतः किस पौधों में उत्पन्न होती है। घास में, नागफनी में, नारियल में या बेकर ईस्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बेकर ईस्ट। डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 सूर्य के प्रकाश की हरी किरणों का अवशोषण
किसके द्वारा होता है? फाइकोरेंथिस द्वारा, केराटिनथोआइस द्वारा, क्लोरोफिल्स द्वारा या फाइकोसाइनिन के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है परिपक्व बीज में केंद्रक के परमिस्टेड बाहरी परत को क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म, मांसांकुर या अधिमांस, एंडोस्टोम्स या एंडोथीलियम्स। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, पेरिस्पर्म। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पादप विषाणु क्रिस्टलित किया था? बार्डन ने, इवोनोवास्की ने या बिजरिस्क ने या स्टेनली ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि स्टेनली ने, डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है पौधों में सिट्रस कैंकर रोग किससे उत्पन्न होता है? वायरस द्वारा, माइकोप्लाज्मा द्वारा, कवक द्वारा या बैक्टीरिया द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पौधों में सिट्रस कैंकर किसके द्वारा उत्पन्न होता है? बैक्टीरिया द्वारा, यानी कि डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में सिट्रस कैंकर जो होता है ये जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। एक प्रकार का रोग है जिसको सैंथोमोनास कैम्पेस्टिस या पैथोवार सिट्राई नामक जीवाणु के द्वारा होता है। इस रोग में क्या होता है? लक्षण क्या है? पत्तियां, शाखाएं और फल और डंठल पर इसके लक्षण प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। यह रोग सभी प्रकार के नींबू वर्गीय फसलों को ग्रसित करते हैं। कैंकर रोग के लक्षण शुरू में पीले धब्बों के रूप में प्रकट होते हैं और बाद में कठोर भूरे रंग और उभरे हुए छाले के रूप में बदल जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कवक खाद्य की तरह प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसको आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ट्यूबर मेलेनोस्पर्म। ठीक है, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी एस्टिलोगोमेंडिस, कोप्राइनस, सिनेरिस, म्यूकर, म्यूसिडो, ये सब तीनों गलत हो जाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फैकल्टेटिव पैरासाइट्स है? फाइटोप्थोरा, अल्टरनेरिया, पीथियम या एल्ब्यूगो? तो चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अल्टरनेरिया, बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आलू में पछेती झुलसा रोग का कारण क्या है? सिस्टोपस, फाइटोप्थोरा, अल्टरनेरिया या अस्टिलेगो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला फाइटोप्थोरा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है विषाणु में उपस्थित होता है आरएनए, केवल डीएनए, आरएनए डीएनए दोनों, न तो आरएनए न तो डीएनए? तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला, आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं विषाणु में। ठीक है, सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं विषाणु प्रोटीन के आवरण से घिरा एक न्यूक्लिक अम्ल होता है जिसकी खोज रूसी वैज्ञानिक इवानोस्की द्वारा 1892 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 सबसे सूक्ष्म स्वतंत्र रहने वाला जीव कौन सा है? वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, डायटम है या साइनोबैक्टीरिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि स्वतंत्र अवस्था में रहने वाला सबसे सूक्ष्म जीवाणु क्या है? माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 63 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कवक बार्डन नेस्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला साइथम। ठीक है, साइथस हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 का निम्नलिखित में से फफूंदों में से कौन सा फफूंद धान का बैकनी रोग का प्रमुख कारण है? ठीक है, पहला ऑप्शन है फ्यूजेरियम मोनोलिफार्मी, दूसरा ऑप्शन है फ्यूजेरियम सोलनी, तीसरा ऑप्शन है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, चौथा ऑप्शन है फ्यूजेरियम
लांगी पेस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर नहीं मालूम है, लेकिन फ्यूजेरियम फूजिको, इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। पहली बात क्या होता है फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम फूजी कुराई द्वारा होता है। ठीक है, फ्यूजी कुराई द्वारा होता है, फ्यूजी कुराई द्वारा होता है। अगर इसमें होता और फ्यूजेरियम फूजी कुराई तो ये उसको करेक्ट माना जाता, लेकिन इस ऑप्शन में है नहीं, इसलिए किसी पे हम चिन्ह नहीं लगाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्वेश्चन नंबर 65 का निम्नलिखित में से कौन सा ओल्ड मैक्स वियर्ड कहलाता है? ओसिनिया, पार्मेलिया, क्लेडोनिया या सीडोवार्निया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि उस्तुनिया, ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस्तुनिया एक लाइकेन प्रजाति है। ठीक है, उस्तुनिया क्या है? एक प्रकार की लाइकेन प्रजाति है जिसे ओल्टमैन बियर्ड ने बियर्ड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिसे ओल्टमैन बियर्ड भी कहा जाता है। इस लाइकेन की प्रतिजैविक आर्सेनिक एसिड प्राप्त किया जाता है। ये आप याद करेंगे, क्या प्राप्त किया जाता है? आर्सेनिक एसिड प्राप्त किया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? ठीक है, भारत में पादप विज्ञान के रोग जनक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। एस आर बोस, जी एच चुनिधम, ई जे बटलर, बी बी मुंडकलर। तो भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक जे बटलर को माना जाता है। ठीक है, यह एक आयरिश अनुसंधानकर्ता थे। इन्होंने भारत में रहकर विभिन्न पौधों और उनको होने वाले रोगों का बारे में अध्ययन कराया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला, ई जी बटलर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। 67 नंबर कह रहा है प्रसार शिक्षण के सोपान हैं: जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन, श्रोता, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, संचेष्ट, रुचि, इच्छा, दृढ़ विश्वास, क्रियान्वयन, संतुष्टि या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला, संचेष्ट, रुचि, इच्छा, दृढ़ विश्वास, क्रियान्वयन और संतुष्टि। सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है व्यवहार के तत्व हैं ज्ञान और शिक्षा, कार्य कुशलता एवं अभिवृद्धि। तीसरा ऑप्शन है अभिवृद्धि और आकांक्षा। चौथा ऑप्शन है ज्ञान, अभिवृद्धि और कार्य कुशलता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी वाला, ज्ञान, अभिवृद्धि और कार्य कुशलता, ये व्यवहार के तत्व हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 69 पर। शिक्षण के प्रमुख तत्व क्या हैं? शिक्षक है, छात्र है, विषय वस्तु है या उपयोग सभी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि छात्र, शिक्षक और विषय वस्तु उपरोक्त यानी कि सभी। डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संचार का साधन समुदाय के लिए प्रयोग में नहीं किया जाता? रेडियो, व्यक्तिगत पत्र, समाचार पत्र या परिचालित पत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिचालित पत्र को क्या करते हैं? संचार के साधन समुदाय के लिए प्रयोग में नहीं किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी प्रसार प्रशिक्षण की विधि नहीं है? समूह चर्चा, व्याख्यान, कार्यशाला या प्रदर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि व्याख्यान, बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको लेक्चर के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता के गुण होने चाहिए। ठीक है, आपको बताना एक अच्छे प्रसार के गुण क्या होने चाहिए। विषय और वास्तविक ज्ञान, सहानुभूति, पूर्ण व्यवहार, ईमानदारी या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी यानी कि एक अच्छे प्रसार कार्यकर्ता के निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जैसे उसको विषय वस्तु या वास्तविक का ज्ञान होना चाहिए, उसका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, ईमानदारी एवं अच्छे चरित्र वाला होना चाहिए। ठीक है, ये उपरोक्त सभी होना चाहिए। इसका डी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है एक व्यक्तित्व जो किसी नई तकनीकी को अपने अंत में ग्रहण करता है क्या कहलाता है?
अग्रग्राही कहलाता है, अंतर्ग्राही कहलाता है, शीघ्रग्राही कहलाता है, विलंबग्राही कहलाता है। चारों में से बताइए क्या कहलाता है? वह व्यक्ति जो किसी नई तकनीक को सबसे अंत में ग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? विलंबग्राही कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? विलंबग्राही कहलाता है, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में पहली बार कृषि पत्रकारिता की शुरुआत कहाँ की गई? कलकत्ता में, मद्रास में, बम्बई में या दिल्ली में? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि रूरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर AR देसाई हैं। इनकी अन्य पुस्तकें, सॉरी ये नहीं था, भारत में पहली बार कृषि पत्रकारिता की शुरुआत मार्च में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? मार्च में की गई थी, और सन भी याद रखना है 1865 में। ठीक है, मार्च का महीना था, 1865 में इसकी शुरुआत की गई थी। और किस जगह शुरुआत की गई थी? मद्रास में शुरुआत की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1 सितंबर 1885 में इसे बंद कर दिया गया। ये भी आप बंद वाली भी डेट याद रखेंगे, यानी कि कब बंद किया गया? 1 सितंबर 1885 को इसको बंद कर दिया गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम क्या था? ठीक है, ये आपको बताना है। तो कृषि सुधा, कृषि जगत, कृषि चैनिका या धरती की लाल? तो भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम था कृषि जगत। ठीक है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 1900 कब इसको चालू किया गया था? 1946 में इसको प्रसारित की गई थी। ठीक है, यह एक प्रकार की साप्ताहिक समाचार पत्र था। किस प्रकार का था? साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, किसने कहा था कि समाचार वह चीज़ है जिसे आप कल तक नहीं जानते थे? महात्मा गांधी ने, प्रवीण दीक्षित ने, टर्नर कैलीज ने या विलियम ब्रेलर्स ने? ठीक है, इन चारों में से बताइए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम ब्रेलेयर्स द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाचार वह चीज़ है जिसे आप कल तक नहीं जानते थे, यह कथन विलियम ब्लेयर्ड महोदय द्वारा कहा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की बात कर लेते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सामुदायिक विकास योजना के प्रारंभ होने का वर्ष क्या था? 1945, 1952, 1966 या 1982? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1952। सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ वर्ष 1952 में पायलट परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया था, ये याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, सेवाग्राम योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? अरविंद टैगोर द्वारा, FL ब्रेनी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट जो हो जाएगा, महात्मा गांधी। इस बात कर लेते हैं कि सेवाग्राम योजना की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 79 पर। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है, समाज शास्त्र के जनक कौन से? अगस्ट काम्टे, मैकाइवर, ग्रिसबर्ग या LF वर्ड? तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अगस्त काम्टे, जो समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग 19वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिक ने किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, रूरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? PV यंग, डॉक्टर AR देसाई, श्री जयपाल लिंगन, श्री OP दाहमा? तो इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा यानी कि रूरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर AR देसाई हैं, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी अन्य पुस्तकें जैसे रूरल इंडिया और ट्रांसजेंशन, इंडिया पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ये सब इन्हीं की पुस्तकें हैं। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंडित या पुजारी नेता किस प्रकार में आता है? राजनीतिक नेता, प्रजातंत्रात्मक नेता, धार्मिक नेता या सुधारक नेता? तो कह सकते हैं 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी वाला, धार्मिक नेता। सी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर।
क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है अर्थशास्त्र के पिता कौन कहलाते हैं? J.M. किंग्स, अल्फ्रेड मार्शल, लियोनेस रॉबिन्स या एडम स्मिथ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एडम स्मिथ को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। एडम स्मिथ एक स्वकारिस नीतिवेता या दार्शनिक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, इन्होंने द वेल्स ऑफ नेल्सन नामक पुस्तक की रचना की थी, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री जिसमें पूर्ण रूप से अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है को कहते हैं? व्यापक अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, मूल्य सिद्धांत या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यापक अर्थशास्त्र, यानी कि ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है मूल्य सिद्धांत एक शाखा है सूक्ष्म अर्थशास्त्र की, व्यापक अर्थशास्त्र की, प्रक्षेत्र प्रबंधन की या विपणन की? तो इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की मूल्य सिद्धांत की एक शाखा, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है यदि कुल प्रतिफल कुल लागत से कम है परंतु चल लागत से अधिक है तो सिद्धांत व्यवसाय को लागू रखना चाहिए। इस निर्माण में जिस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है वह है ह्रासमान प्रतिफल का सिद्धांत या समसीमांत प्रतिफल का सिद्धांत या अवसर लागत का सिद्धांत या लागत सिद्धांत का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी वाला लागत सिद्धांत। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू करने का वर्ष है 1948, 1949, 1950, 1951। तो इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि डी वाला 1951। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 पर। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सातवीं पंचवर्षीय योजना की सही अवधि क्या है? 1982 से लेकर 1987, 1983 से लेकर 1988, 1984 से लेकर 1989, 1985 से लेकर 1990। तो इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा, यानी कि डी वाला 1985 से लेकर 1990। इस योजना के तहत गरीबी और बेरोजगारी के कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। अनाज के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, रोजगार सृजन में वृद्धि हुई, इसके प्रमुख यही उद्देश्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 पर। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है भारतीय योजनाओं के अंतर्गत योजना अवकाश काल माना जाता है 1966 से 1969, 1976 से लेकर 1979, 1989 से लेकर 1992, 1992 से लेकर 1995। तो बात करते हैं भारतीय योजनाओं के अंतर्गत 3 वार्षिक योजनाएं 1966 से लेकर 1969 के बीच चली थी। ठीक है, 1966 से लेकर 1969 के बीच चली थी। इस काल को योजना काल कहा जाता है। इसी दौरान कृषि विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 89 पर। प्रथम कृषि श्रम इक्वेंसरी समिति बनाई गई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 1950 से लेकर 1951, 1953 से लेकर 1954, 1955 से लेकर 1956, 1957 से लेकर 1958। तो कृषि श्रम इंक्वायरी समिति जो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 1950 से लेकर 1951 के बीच में। ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 90 पर। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन को नोबेल पुरस्कार इनमें से निम्न में से किस एक योगदान के अभिज्ञान में दिया गया था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र में, श्रम अर्थशास्त्र में, मौद्रिक अर्थशास्त्र में या विपणन अर्थशास्त्र में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्याणकारी अर्थशास्त्र के रूप में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 1999 में दिया गया था। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है यदि फार्म क्रियाओं को करने के लिए निश्चित अवधि के लिए श्रम किराए पर लिया जाए, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, श्रम किराए पर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? स्थायी मजदूर कहते हैं, या पारिवारिक मजदूर कहते हैं, या आकस्मिक मजदूर कहते हैं, या अकुशल मजदूर कहा जाता है। तो बात कर लेते हैं इसकी कि यदि फार्म क्रियाओं को करने के लिए निश्चित समय के लिए श्रम किरायों पर लिया जाता है
तो इसे आकस्मिक मजदूर कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? आकस्मिक मजदूर कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है मजदूरी पुरस्कार है। ठीक है, पूंजी का, भूमि का, या श्रम का, या प्रबंधन का। मजदूरी पुरस्कार जो है ये किसका है? यानी कि श्रम का है। सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है लाभ का मजदूरी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया एफ ए वाकर द्वारा, जे वी क्लार्क द्वारा, एफ बी हाले द्वारा, या फ्रैंक नाइट द्वारा। इन चारों ऑप्शनों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर, जैसे कि लाभ के मजदूरी सिद्धांत का प्रतिपादन अर्थशास्त्री टायसिंग महोदय ने किया था। ठीक है, कौन से? टायसिंग महोदय ने। तो इस ऑप्शन में है नहीं वो, इसलिए किसी पर हम नहीं लगाएंगे। टायसिंग महोदय ने किया था। ठीक है, चलिए इस ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इस प्रकार के कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। पीजीटी की जितने भी पेपर होंगे, आज से जितने भी पेपर आए हैं सभी पेपरों को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसकी क्लास अलग से चलाई जाएगी सिलेबस के अनुसार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। 94 क्वेश्चन नंबर कह रहा है प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां उपलब्ध कराती हैं अल्प अवधि ऋण, अल्प व मध्यम अवधि ऋण, दीर्घ अवधि ऋण, या सभी प्रकार के। तो क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, यानी कि अल्प और मध्यम अवधि वाला ऋण। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है सहकारी समिति अधिनियम पास होने का वर्ष क्या? 1904, 1910, 1915, 1935। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1904 में। भारत में सहकारी समिति अधिनियम कब हुआ था? 1904 में पास किया गया था। इसका आरंभ जो हुआ था 1904 में ही फ्रेडरिक नियल्सन द्वारा सहकारी ऋण समिति की स्थापना किए जाने के साथ हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 96 पे। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है धान के पौधे मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को क्या कहते हैं? गीली विधि, सूखी विधि, या गीली सूखी दोनों विधि, या डेपोक विधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डेपोक विधि। डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्सरी लगाने की 3 विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, एक शुष्क विधि, एक गीली विधि, एक डेपोक विधि। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डेपोक विधि। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 97 पे। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपास 120 एक प्रजाति है। ठीक है, उपास 120 एक प्रजाति है गेहूं की, अरहर की, जौ की, या उर्द की। ये देखे होंगे, ये पीजीटी के जो भी क्वेश्चन 3 सीरीज हम पीछे करवाए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि उपास एक किसकी प्रजाति है। तो ये उपास एक प्रजाति है किसकी? अरहर की। ठीक है, एक प्रकार की उन्नतशील प्रजाति है अरहर की। यह शीघ्र पकने वाली यानी कि जल्दी पकने वाली एक प्रकार की प्रजाति है। इसके साथ ही इस श्रेणी में पूसा 855, पूसा 33, आज़ाद 91 इत्यादि किस्में सम्मिलित होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है भारत में किस फसल का सर्वाधिक क्षेत्र तथा उत्पादन है? गेहूं का, मक्का का, धान का, ज्वार का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि धान का। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। 99 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कौन सा वानस्पतिक तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है? मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, या सूरजमुखी का तेल। ठीक है, जो सूरजमुखी का तेल होता है हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। क्वेश्चन नंबर 100 का निम्नलिखित में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है? गन्ना, मूंगफली, मसूर, या मक्का। ठीक है, मक्का एक ऐसी फसल है जो सभी ऋतुओं में बोई जाती है, यानी कि रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की ऋतुओं में इसको बो सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। हाल ही में विकसित हुई टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस फसल में हुआ है? चावल में, कपास में, तंबाकू में, या गेहूँ में। तो हाल ही में विकसित हुई वर्मीनेटर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस में किया गया? कपास में किया गया, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर।
क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? गेहूं है, गेहूं, मूंगफली, धान, चावल, चना, इनमें से बताना है कौन सी एक नकदी फसल है। तो जानते हैं मूंगफली जो होती है एक प्रकार की नकदी फसल होती है। उसके बाद और भी कौन कौन सी आती हैं, जैसे गन्ना आ गया, कपास है, तंबाकू है, जूट है, मूंगफली, ये सब नकदी फसलें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 103 बरसीम का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? भारत है, जापान है, चीन है या इजिप्ट है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बरसीम का जो उत्पत्ति स्थान माना गया है इजिप्ट माना गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। बरसीम एक प्रकार का चारे वाली फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 104 पर। बहुत इजी क्वेश्चन है। आलू का वनस्पति का नाम क्या है? ट्रिटिकम स्टाइवम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम या एवेना एटिवा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी वाला सोलेनम ट्यूबरोसम इसका आलू का वैज्ञानिक नाम होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है मूंगफली में उपयुक्त बीज दर कितनी होनी चाहिए? 30 से 40 किलोग्राम, 45 से 55 किलोग्राम, 60 से 65 किलोग्राम या 70 से 80 किलोग्राम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि मूंगफली की बीज दर जो है 70 से 80 किलोग्राम होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 106 पर। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित हुआ था? 1901 में, 1941 में, 1951 में, 1961 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 1901 में, ए वाला एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर कॉलिंस स्टॉक मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में 1901 में प्रथम सिंचाई आयोग का गठन किया गया। इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर सिंचाई क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण सुधार किए गए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। क्वेश्चन नंबर 107 का रहा है नाइट्रोजन पौधों के लिए एक मुख्य पोषक तत्व है क्योंकि पहला ऑप्शन है यह मृदा में अधिक उपलब्ध होता है, दूसरा ऑप्शन है यह प्रोटीन का भाग होता है, तीसरा ऑप्शन है यह वायुमंडलीय में अधिक उपलब्ध होता है, चौथा ऑप्शन है यह पौधों द्वारा अधिक मात्रा में लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह एक प्रोटीन का भाग होता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 108 पर। क्वेश्चन नंबर 108 का है खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भोपाल में, जबलपुर में, पुणे में या नई दिल्ली में? ठीक है, खरपतवार विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 नंबर कह रहा है भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 1950 में, 1957 में, 1960 में, 1965 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई। गोविंद बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में विकसित किया गया था। ठीक है, तो 1900 इसका कौन सा सन हो जाएगा? 1960 यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है निम्नलिखित में से किस में लोहे की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? खरबूजा में, तरबूज में, लौकी में या करेला में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिए गए विकल्पों में विकल्प जो है उसमें करेले में सबसे अधिक लोहे की मात्रा पाई जाती है। विटामिन ए की बात करेंगे तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है बताइए? तो विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा मैंगो के अंदर पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 111 पे। निम्नलिखित में से किस में लोहे की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? ठीक है, इसमें अब आयरन पूछ लिया तो आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा खरबूजा, तरबूज, लौकी या करेला? तो करेले के अंदर सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है? लोह की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन सेम हैं तो इसका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पर। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है आलू का उद्भव स्थान यानी कि उत्पत्ति स्थान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, चीन या भारत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका आलू का उत्पत्ति स्थान माना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 113 पर। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है शकरकंद में कितने प्रतिशत स्टार्च पाए जाते हैं? 10%, 12%, 14%, 16%? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी 16%। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 114 पर। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है टमाटर में लीफ कर्ल नामक बीमारी किसके कारण होती है? वायरस द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, कवक द्वारा या माइकोप्लाज्मा द्वारा? ठीक है, चारों में से बताइए। टमाटर में होने वाली लीफ कर्ल नामक जो बीमारी होती है ये वायरस द्वारा होती है। ठीक है, वायरस द्वारा होती है, TLV के कारण होती है, वायरस जनित रोग है यानी कि ये ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 115 नंबर क्वेश्चन। उत्तरी भारत में अनार रोपण का उचित समय क्या है? जनवरी में, फरवरी में, जुलाई में या अगस्त में? उत्तरी भारत में अनार रोपने का सबसे अच्छा जो समय माना गया है वो जुलाई का महीना माना गया यानी कि सी ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पर। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है आम को समुद्र तल से कितनी ऊंचाई तक उगाया जा सकता है? 500 से लेकर 600 मीटर, 600 से लेकर 1500 मीटर, 1500 से लेकर 1700 मीटर या 1700 मीटर से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक, बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है वैशाली मधु किस सब्जी की एक प्रजाति है? टमाटर की, बैगन की, प्याज की या भिंडी की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि वैशाली मधु एक टमाटर की वैरायटी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त टमाटर की अन्य प्रजातियों के नाम भी होते हैं, जैसे रूपाली है, रेशमी है, रंजनी है, पूसा रूबी है, पूसा 120 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 118 पर। 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छठ भुजाकार रोपण पद्धति में वर्गाकार पद्धति की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? 10%, 15%, 20% या 30%? तो इसका करेक्ट आंसर जानते ही हैं सब लोग, क्या हो सकता है? 15% पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं षष्ठ भुजाकार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 119 पर। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है उत्तर भारत में बेर की प्रूनिंग कब की जाती है? जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल में, मई जून में या जुलाई अगस्त में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मई जून के महीने में इसमें उत्तरी भारत में बेर की जो कटाई छटाई की जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है पैदावार अधिक मात्रा में होती है और कीट और रोग भी कम मात्रा में लगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 120 पर। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी विटामिन ए की मात्रा से अधिक होती है? बैगन में, मूली में, गाजर में या आलू में? तो जाहिर सी बात है कि विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है? इसमें बताना मूली, आलू, इसमें गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा होती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पर। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष तेजी से बढ़ता है? फाइकस, वेंजमिना, एरिथ्रीनिया सोब्रोसा या यूकेलिप्टस हाइब्रिडा या पार्किंसोनिया एक्यूलेंटा? ठीक है, तो इसमें से सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष जो होता है यूकेलिप्टस हाइब्रिड होता है। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन जिसको सफ़ेदा के नाम से जाना जाता है, ये सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला वृक्ष होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 निम्नलिखित में से निम्न पुष्पों में से किसको पुष्पहार बनने में प्रयुक्त करते हैं? ठीक है, पुष्पहार बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है मीमोसोप्स इलोंगी, लोपी, पोली एल्पथिया या जगरेंडा या मिसेलिया चंपा। ठीक है, मिसेलिया चंपा जिसका प्रयोग क्या करते हैं? पुष्पहार बनाने में प्रयोग किया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद पुष्प होता है? सीबा, प्लेंटड्रा या हाइबोनिया परप्यूरिया या टिकोमेला या डेलिनिया इंडिका? इन चारों में से बताइए किसका पुष्प सफ़ेद रंग का होता है? तो इसका डी ऑप्शन डेलिनिया इंडिका का पुष्प जो होता है सफ़ेद होता है, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे। रॉक फास्फेट उन मृदा के लिए उपयुक्त उर्वरक है जहां पर मृदा होती है। किस प्रकार की मृदा होती है उसके लिए रॉक फास्फेट उपयुक्त होता है। रॉक फास्फेट उन मृदा, जैसे ऑप्शन देख लेते हैं, अम्लीय है, क्षारीय है, रेतीली में या तटस्थ पर। ठीक है, रॉक फास्फेट उन मृदा के लिए अधिक उपयुक्त होती है या दिया जाता है जहां पर मृदा होती है कैसी? अम्लीय प्रकृति की, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125 आज का, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है पौधों के द्वारा सबसे कम मात्रा में लिए जाने वाला सूक्ष्म तत्व कौन सा है? कॉपर, क्लोरीन, आयरन या मोलिब्डेनम? ठीक है, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मोलिब्डेनम, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों के द्वारा सबसे कम मात्रा में लिए जाने वाला तत्व निकिल और मोलिब्डेनम। यहाँ पर निकिल दिया नहीं है इसलिए मोलिब्डेनम हो जाएगा। अगर मोलिब्डेनम नहीं दिया, निकिल दिया है तो आपका निकिल लगाना है। ठीक है, इसके पश्चात कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, बोरान, आयरन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम नाइट्रेट, इन सब में मतलब अधिक मात्रा में देने की आवश्यकता होती है। अगर पूछ ले पौधों द्वारा सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन
कौन सा दिया जाता है, तो नाइट्रोजन दिया जाता है ना, ये आप याद रखेंगे। चलिए आज के 125 क्वेश्चन यहीं समाप्त हुए, जो कि सीरीज ये 2021 का पीजीटी का क्वेश्चन था जिसको आज हम सॉल्व किए हैं। इसी प्रकार के सभी क्वेश्चनों को हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को और सभी लोगों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए। सभी लोगों को धन्यवाद।